नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचा है, तो उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपसे जितने अधिक से अधिक हो उतने सारे प्रश्न बन जाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हमारे पहले प्रश्न की ओर। रोटा वैक्सीन किससे बचाव के लिए है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी पोलियो। तो इसमें ऑप्शन एकदम सही आएगा, डायरिया से बचाव के लिए कौन सा है? रोटा वैक्सीन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीसीजी के टीके की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी 1992, सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो ऑप्शन एकदम सही आएगा, 1921 में बीसीजी के टीके की खोज हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म क्या है? इसमें पूछा गया कि बीसीजी में बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें ऑप्शन देखिए, पढ़िए। अगर आपका इंग्लिश पोर्शन वीक है तो बिल्कुल इसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बैसिलस कॉलमेट ग्रीन, ऑप्शन बी है बेबी कॉलमेट ग्रीन, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया कॉलमेट ग्रीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए एकदम सही आएगा। बिल्कुल याद रखिए ये बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार के फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन के लिए त्वरित निदान हेतु सभी मितानिन उप स्वास्थ्य केंद्र में आरडी किट उपलब्ध कराई जा रही। यह आरडी किट से तात्पर्य क्या है? देखिए, आरडी किट का तात्पर्य पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, रैपिड डॉक्टर किट, ऑप्शन बी रेस्क्यू डॉक्टर किट, ऑप्शन सी रैपिड डायग्नोस्टिक किट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरडी जो किट है उसका फुल फॉर्म है रैपिड डायग्नोस्टिक किट। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा 2020 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, 5 जिलों में, ऑप्शन बी 6 जिलों में, ऑप्शन सी 7 जिलों में, ऑप्शन डी 10 जिलों में। तो ये याद रखिए कि 5 जिलों में, कितने जिलों में? 5 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी? बिल्कुल याद रखिए, जो पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। कौन सी पंचवर्षीय? 5वीं। 1974 से 1978 के बीच जो योजना चल रही थी उसमें लाई गई थी। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि भारत में जो एकीकृत बाल विकास सेवा है वो 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था। तो 1975 में शुरू हुआ था, तो 1974 से 78 के बीच जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये लाया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते? तो कौन सा वर्ग है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है गर्भवती महिलाएं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑप्शन बी है 0 से 6 माह तक के आयु के बच्चे, बिल्कुल वो भी इस के लाभार्थी होते हैं। ऑप्शन सी है इस योजना के अंतर्गत चयनित विशेष किशोरियां, ये भी बिल्कुल जो किशोरियां होती हैं जिनका चयन किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, वो भी लाभार्थी होते हैं। ऑप्शन डी वृद्ध महिलाएं। देखिए, वृद्ध महिलाएं जो है 45 वर्ष से ऊपर जितनी होती हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होती। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हजार जीवित जन्मे बच्चे में हुई मृत्यु क्या कहलाती है? कोष्टक में लिखा है 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें जिनकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया। देखिए, इसका उत्तर बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच कर दीजिए। देखिए, इसको टच करने में आपका कोई पैसे नहीं लगने हैं। हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है उसको हमने सोचा है कि जनवरी लास्ट तक 50,000 तक पहुंचाना है। तो आप हमारे एम को कंप्लीट कराने में हेल्प कीजिए, ताकि हम आपके एम को कंप्लीट कराने में हेल्प कर सकें। तो पढ़ते हैं ऑप्शन शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी बाल मृत्यु दर, ऑप्शन सी नवजात मृत्यु दर, ऑप्शन डी मातृ मृत्यु दर। देखिए, इसमें आएगा 1 साल तक के बच्चों को बोला है तो शिशु मृत्यु दर आएगा। ऑप्शन ए एकदम सही होगा। कौन सा? शिशु मृत्यु दर, बिल्कुल याद रखिए। और बाल मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दरअसल अलग अलग है। अगर इसको डिटेल देखना है तो आप बाकी वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल की, ताकि इसमें ज़्यादा समय हमारा ना जाए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 माह के भीतर बीसीजी के कितने डोज लगाए जाते हैं, यानी कितना ml पूछा, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 0.1 ml, ऑप्शन सी 0.05 ml, ऑप्शन डी 0.5 ml यानी मिलीलीटर, बिल्कुल याद देखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा, 0.05 ml
की जो डोज है वो लगाई जाती है बच्चों को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इम्यूनोलॉजी के पितामह कौन है? हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? ये पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्ट्रासबर्गर रॉक, ऑप्शन बी अरिस्तु, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी टी.एस. रॉबर्ट। तो ऑप्शन सी एकदम सही आएगा, एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के फादर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए? देखिए विटामिन ए की खुराक के बारे में पूछा है, तो इसको बिल्कुल याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आएगा, 9 खुराक देने के लिए बोला गया है। विटामिन ए की कितनी खुराक देनी है? 9 खुराक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो देखिए इंद्रधनुष अगर आपको नहीं पता है, ये कई एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ महिला बाल विकास से संबंधित नहीं है, कई एग्जाम से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीकाकरण से संबंधित ये योजना है मिशन इंद्रधनुष, जो ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा इसमें। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिन बच्चों को 1 या 2 वर्ष के बाद टीका ना लगाया जाए तो उन्हें किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए ये बिल्कुल याद रखिए कि अगर कोई बच्चे 1 या 2 वर्ष का टीका नहीं लगवाते तो उसे ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में? ड्रॉप आउट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको इंग्लिश सेक्शन की मदद लेनी ही पड़ेगी। अपना इंग्लिश भी अच्छा खासा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश के भी प्रश्न आने हैं और इस प्रकार के प्रश्न में आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन देख के ही लगाना है, क्योंकि कभी कहीं धोखे से कहीं आप गलत मत कर दें हिंदी वाला सेक्शन पढ़ते हुए। तो ड्रॉप आउट के सेक्शन मतलब ड्रॉप आउट के अंतर्गत रखा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महिला पर्यवेक्षक के कार्य के संदर्भ में कौन सा सत्य है? क्या पूछा है? महिला पर्यवेक्षक के संदर्भ में सत्य पूछा है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। सभी आंगनबाड़ी के रजिस्टर को चेक करना और आयोजित गतिविधियों की देखरेख करना। एकदम सही है, क्योंकि जो महिला पर्यवेक्षक होती है वो आंगनबाड़ी के सारे रजिस्टर चेक करती है और जितनी भी गतिविधियां हैं उसको देख रेख करती है। तो जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ये कूट आधारित प्रश्न नहीं है। इसको फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपने गांव के बच्चों में दिव्यांगता पहचानना। ऑप्शन सी है 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा। देखिए ये जितने भी काम है वो आंगनबाड़ी के अंतर्गत आते हैं, ना कि आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं के संदर्भ में कथन कौन सा असत्य है पूछा है? तो पढ़ते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए। आंगनबाड़ी में खेल का मैदान और सामग्री उपलब्ध होना बिल्कुल सही है, यानी ये सत्य होना चाहिए। ऑप्शन बी है आंगनबाड़ी में 650 वर्ग फुट का क्षेत्रफल होना। देखिए ये भी एकदम सही है, 650 वर्ग मिनिमम 650 वर्ग फुट का क्षेत्रफल होना चाहिए आंगनबाड़ी का, जो कमरे हैं उसका। और अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। मजबूत एवं रिसाव मुक्त छत होनी चाहिए। एकदम सही है, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन डी है वह गांव से बाहर होना चाहिए। देखिए ये गलत है, यानी असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम असत्य है। गांव से बाहर आंगनबाड़ी होगा तो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो गांव के भीतर होता है आंगनबाड़ी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एनीमिया रोग भोजन में किस तत्व की कमी से होता है? अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए कि एनीमिया रक्त से संबंधित होता है, जो कि आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कितने वेक्टर जनित बीमारियां प्रचलित है? तो पढ़ते हैं हमारे ऑप्शन को। 4, 5, 6, 7। बिल्कुल याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। वेक्टर जनित जो रोग है उससे संबंधित जो बीमारियां उसको मैं आपको बता देता हूँ। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला जर, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये जो बीमारियां हैं बिल्कुल याद रखिए कि इतनी सारी बीमारियां, और फाइलेरिया। टोटल 6 हो गए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 3 हो गए। और 3 के कुट में एक और याद रखिए, काला जर, जापानी इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया। ये 3 अलग 3 करके याद रखिए कि ये टोटल 6 बीमारियां जो है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में वेक्टर जनित रोग, कितने वेक्टर जनित रोग पाए जाते हैं उसको पूछा गया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो 4 वेक्टर जनित रोग छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कितने? 4, जिनका नाम है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस। इसको याद रखिए, 4 रोग छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं जो कि वेक्टर जनित है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले 4 वेक्टर जनित रोग निम्नलिखित में से कौन से नहीं है पूछा गया है। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया है कि मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस है। तो ऑप्शन में ये तीनों दिया है, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया, ये तीनों दिया हुआ है। तो
पोलियो जो है वो वेक्टर जनित रोग है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही होगा, जो शामिल नहीं है वेक्टर जनित रोग में। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को शासकीय अस्पताल के अंतर्गत प्रसव कराने के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 1400 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितना? 1400। तो ये भी बिल्कुल याद रखिए कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं उनको 1000 दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में 1400। अगर जिनकी डिलीवरी घर में हो जाती है, अगर वो बीपीएल कार्ड धारित है, बीपीएल कार्ड धारित, तो उनको 500 रुपये दिया जाता है महिलाओं को। ये भी बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आता है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जन्म सहयोगी कार्यक्रम का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं 9 मई 2016, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2016, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2016। तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि 26 जनवरी 2016 से जन्म सहयोगी कार्यक्रम का शुभारंभ या क्रियान्वयन हुआ है। इसको दरअसल बर्थ कंपेनियन प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कंपेनियन प्रोग्राम। इंग्लिश में भी याद रखिए, बर्थ कंपेनियन प्रोग्राम। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, बार बार रिपीट करने से आपका समय खराब होगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के नींव रखना, एकदम सही है। अगला जो है, माता के उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से साक्षर और साक्षरता का विकास करना, एकदम सही है। ऑप्शन सी जो है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों का विकास करना। देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो है स्कूलों में मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, ये भी एकदम सही है। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन पढ़ते हैं 13.4 करोड़, 14.5 करोड़, ऑप्शन सी 15.8 करोड़, ऑप्शन डी 16.6 करोड़। तो इसको बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये डाटा महिला बाल विकास की वेबसाइट में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी 15.8 करोड़ आएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में किस बीमारी का प्रकोप है? प्रकोप पूछा गया है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन ए इसमें एकदम सही है, मलेरिया रोग का जो प्रकोप उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पेंटा के टीके किस तरह दिए जाते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं मांसपेशी द्वारा, ऑप्शन बी नसों के द्वारा, ऑप्शन सी मुंह के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आएगा, मांसपेशी द्वारा। देखिए, कुछ टीके इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर दिए जाते हैं शरीर में। कुछ टीके जो हैं नसों के द्वारा दिए जाते हैं। दरअसल मैंने आज तक तो नहीं सुना कि नसों के द्वारा कोई टीका दिया जाए। अगर कुछ होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देंगे कि नसों के द्वारा कौन सा टीका दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है, कुछ टीके मुंह के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये भी जो प्रोसेस है, कुछ को ओरल दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मांसपेशी द्वारा, यानी इंट्रामस्कुलर इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको याद रखिए कि इंट्रामस्कुलर के द्वारा टीके पेंटा के दिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। मलेरिया और डायरिया की वजह से अल्पकाल में ही पोषण तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए क्वासियोरकर, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी सिकलीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वासियोरकर आएगा। दरअसल प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो जाने के कारण क्वासियोरकर रोग होता है। देखिए, यहाँ पर अगर मरास्मस होगा, मरास्मस, तो वो मरास्मस रोग आएगा। दरअसल इस ऑप्शन में मरास्मस नहीं है, तो यहाँ पर अगर मरास्मस होता तो मरास्मस, अत्यधिक कमी के कारण मरास्मस होता है जो डायरिया वायरस से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर क्वासियोरकर ऑप्शन में, तो क्वासियोरकर को लिया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन डी 62%। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा, 62% जो है हमारे राष्ट्र का टीकाकरण का औसत प्रतिशत है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 24 घंटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है?
तो ऑप्शन पढ़ते हैं 481, ऑप्शन बी 501, ऑप्शन सी 385, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन ए एकदम सही आएगा। 481 उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टोनी कहकर संबोधित करने पर कितने वर्ष का दंड का प्रावधान है? देखिए, अगर टोनी कहकर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान हो, इसके साथ अर्थदंड का भी प्रावधान है। बिल्कुल याद रखिए ये सबको। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि निगरानी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रथम चरण, बच्चों की सही आयु का जन्म तिथि का निर्धारण करना, एकदम सही है। ऑप्शन बी द्वितीय चरण में बच्चे का सही वजन, एकदम सही है। ऑप्शन सी जो है तृतीय चरण में बच्चों के विकास चक्र की स्थिति का विश्लेषण करना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है। ऑप्शन डी देखते हैं 5वें चरण में बच्चों की स्थिति के संदर्भ में उनके पालकों से चर्चा करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आएगा कि सुमेलित नहीं है पूछा है। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारण क्या है? तो ये पूछा है शिशु मृत्यु दर के कारण। ऑप्शन ए असुरक्षित प्रसव, ऑप्शन बी बच्चों का जन्म के समय कम वजन होना, ऑप्शन सी प्रसव के समय माताओं का ठीक से ध्यान न देना, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मातृवंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मातृवंदना का जो शुभारंभ है, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना चाहेंगे तो मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कई जगह ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार हमने इसको रिपीट कर चुका है। तो मातृवंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ, वो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप एक्टिव रहिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आप तक वीडियो पहुंच पा रहा है और सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं। कई लोग वीडियो को मात्र क्लिक करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन ए है कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन बी बेटा सपोर्ट, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रमिक अधिनियम के तहत बालक से आशय क्या है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष तक के आयु के बालक। ऑप्शन देखिए, बालक और बालिका दोनों सम्मिलित है, इसमें कोई विशेष वर्ग को संबोधित नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन बी 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष तक के बालक, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन एकदम सही आएगा। 14 वर्ष तक के आयु के बालक या बालिका बाल श्रमिक के अंतर्गत रखे गए हैं। ऑप्शन अगला जो पढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो नियम बनाने का जो अधिकार है वो है केंद्र सरकार को। ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही आएगा कि ऑप्शन ए केंद्र सरकार को है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय और महिला आयोग। तो केंद्र सरकार को घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में कौन सी सेवा सिर्फ बच्चों को ही दी जाती है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं टीकाकरण, ऑप्शन बी पूरक पोषण, ऑप्शन सी परामर्श सेवा, ऑप्शन डी अनौपचारिक शिक्षा। तो ऑप्शन डी जो है अनौपचारिक शिक्षा, ये बच्चों के लिए होती है, बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय पोषण नीति कब प्रारंभ की गई? तो भारत की जो पहली, तो ऑप्शन पढ़ते हैं 1975, 1976, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2014। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1975 में पहली हमारे भारत की पोषण नीति प्रारंभ की गई थी, इसको याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 23 मार्च 2001, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2001, ऑप्शन सी 23 फरवरी 2001, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए 23 मार्च 2001 में छत्तीसगढ़ महिला आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2007, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2000। तो ऑप्शन एक यहाँ पे एकदम सही आएगा। 2005 में अधिनियम बना, 2006 में लागू हुआ, इसको याद रखिए 26 अक्टूबर 2006 में। अगला जो प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका कौन निभाते हैं? तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि ANM जो है महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि ANM और आशा बहन जी, इसका बिल्कुल फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, तो बिल्कुल याद रखिए कि ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसको याद रखिए, जो सहायिका नर्स दाई है हिंदी में इसे कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं। और आशा बहन जी का जो
फुल फॉर्म है बिल्कुल आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आशा बहन जी का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र अथवा राज्य प्रायोजित समस्त योजनाएं जिनका संचालन आंगनबाड़ी से होता है, उन समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के किसके माध्यम से किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन पढ़ते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ताओं द्वारा। ऑप्शन सी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। ऑप्शन डी, आंगनबाड़ी सेविका द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सारे जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, बच्चों के पूरक पोषण 6 माह बाद ही क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, 6 माह बाद बच्चों का पूर्ण रूप से ठोस भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी जो है, 6 माह बाद बच्चों का पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ऑप्शन सी, 6 माह बाद बच्चों को ऊर्जा के लिए अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी जो है, 6 माह बाद बच्चे विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, जो 6 माह बाद है बच्चों को अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्हें जो पूरक पोषण दिया जाता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, बाल श्रमिक अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 1986 के जो अधिनियम है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति, ऑप्शन देख लेते हैं, 23 दिसंबर 1986। ऑप्शन बी 23 दिसंबर 1985। ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1984। ऑप्शन डी जो है 23 दिसंबर 1983। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा, 23 दिसंबर 1986 को बाल श्रमिक अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालकों पर क्रूरता के प्रति दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 75। ऑप्शन बी धारा 76। ऑप्शन डी धारा 77। ऑप्शन डी जो है धारा 17। तो यहाँ पर ऑप्शन ए धारा 75 के अंतर्गत दंड का प्रावधान, इसको याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत व्यथित व्यक्तियों में शामिल है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन ए जो है महिला, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी महिला एवं पुरुष, ऑप्शन डी महिला एवं बच्चे। देखिए जो घरेलू हिंसा से संबंधित है ये पुरुष के लिए कानून नहीं है, सिर्फ महिला के लिए, इसको याद रखिए। तो ऑप्शन ए आएगा महिलाओं, ठीक है, महिलाएं इसमें शामिल हैं, व्यथित जो है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत संप्रेषण गृह, विशेष गृह और बाल स्थापना करने का अधिकार किसे है? तो ये बिल्कुल याद रखिए कि राज्य सरकार को है। देखिए राज्य अपने अपने स्थान पर देता है, ये जितने भी बाल गृह हैं, संप्रेषण गृह है, वो राज्य ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, भूख की कमी किस बीमारी के लक्षण है? कोष्टक में एडिमा दिया हुआ है, तो एडिमा और भूख की कमी किस बीमारी के लक्षण है? तो मरासमस, ऑप्शन बी क्वाशियोरकस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से नहीं। तो जो मरासमस है, भूख की कमी, जो एडिमा है उससे संबंधित का लक्षण है, तो बिल्कुल याद रखिए मरासमस आएगा इसमें। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के बारे में विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन पढ़ते हैं, धारा 60। ऑप्शन बी धारा 59। ऑप्शन सी जो है धारा 58। ऑप्शन डी जो है धारा 56। तो धारा 56 के अंतर्गत ये अधिनियम दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, भारत सरकार के मापदंड अनुसार महिला पर्यवेक्षक द्वारा कितने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का दायित्व होता है? तो बिल्कुल याद रखिए कि 25 जो आंगनबाड़ी होता है उसके ऊपर एक जो है महिला पर्यवेक्षक का नियुक्ति होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी स्वीकृति करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अगर इससे संबंधित आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में उपलब्ध है, उसको जाके देख लीजिए। तो न्यूनतम संख्या पूछा है तो 400 थी, कितना? 400 से 800, यानी न्यूनतम संख्या कितनी हुई? 400। बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत किस धारा में वर्णित है? तो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 धारा 1, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 2, ऑप्शन डी धारा 4। तो ये याद रखिए कि धारा 3 में वर्णित है, कि कौन सी धारा में? धारा 3 में। अगला प्रश्न उसको देखते हैं,
आंगनबाड़ी में कितने वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा का ध्यान दिया जाता है? अब इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 से 6, ऑप्शन बी 0 से 6, ऑप्शन सी जो है 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 5 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने लगा लिया। इस प्रकार के जो प्रश्न श्रृंखला है आपको लगातार एग्जाम तक मिलते रहेंगी, ताकि एग्जाम में आने वाले हर एक प्रश्न आपसे बन जाए। और अगर आपको इस प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए यार, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रहिए और नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है उसको टच कर दीजिए। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसको टच कर दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए, ताकि आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।